नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और कनाडा के साथ तनाव बढ़ रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने भी कनाडा का साथ दे दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारत पिछले साल सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जब कनाडाई मामले की बात आती है तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम चाहते थे कि भारत सरकार कनाडा को उसकी जांच में सहयोग दे, लेकिन उन्होंने यानी भारत ने वो रास्ता नहीं चुना है। बता दें, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि भारत सरकार के अधिकारी पिछले साल जून में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। ट्रूडो ने कहा कि मोदी सरकार ने गलती कर दी है। बता दें, अमेरिका में भी कनाडा जैसे ही केस चल रहा है जहां भारत फंसा हुआ है। अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की कोशिश करने के मामले में भारत और अजीत डोभाल को समन भी जारी किया है। इसके बाद भारत ने एक प्रकार से अपना अमेरिका के सामने झुकना पसंद किया है और इस मामले में रॉ के पूर्व अफसर विक्रम यादव को गिरफ्तार भी किया है। अमेरिका को बताया गया है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने अपना विशेष जांच दल अमेरिका भी भेजा है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये भारत की विदेश नीति का बड़ा फेलियर है। कनाडा पुलिस के द्वारा खुलकर भारत के खिलाफ आरोप लगाया गया कि भारतीय राजनयिक एक सिख अलगाववादी की हत्या में शामिल थे। इसके अगले दिन अब कनाडाई सिख नेता जगमीत सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर बैन लगाने की मांग की है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ पाबंदियों की मांग की है। बता दें, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP के नेता हैं, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो की सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन किया था। NDP नेता सिंह अपने खालिस्तान समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, RSS को एक हिंसक, उग्रवादी, आतंकवादी संगठन तक कह दिया जो कनाडा में भी काम करता है। भारत पर कनाडा के तनाव के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे देशों की भी एंट्री हो रही है। इस सारे विवाद में फाइव आइज गठजोड़ के देश कनाडा के समर्थन में आ गए हैं। यूएस का बयान मंगलवार को सामने आया था। अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी बोल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने भी भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों पर आवाज उठाई है। न्यूजीलैंड के विदेश मामलों के मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि कनाडा द्वारा न्यूजीलैंड को उसके दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा और हिंसा की धमकियों की चल रही आपराधिक जांच पर उसकी हालिया घोषणाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कनाडाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से बताया गया कथित आपराधिक आचरण यदि साबित हुआ तो बहुत चिंताजनक होगा। भारतीय न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का भी भारत विरोधी रुख सामने आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कानून व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। भारत के साथ कनाडा के राजनयिक विवाद के बीच ये बातचीत हुई। हालांकि ब्रिटेन द्वारा जारी आधिकारिक बयान में भारत का जिक्र नहीं है, लेकिन इस बयान में उन आरोपों का जिक्र किया गया है जिसको लेकर कनाडा में जांच चल रही है। कनाडा भारत के खिलाफ खुलकर बोल रहा है, जिसके बाद सवाल उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी देश ने किसी दूसरे देश में कभी गुप्त ऑपरेशन ना किया हो। देश अपनी सीमाओं से बाहर अपने दुश्मनों का पीछा करते रहे। हालांकि ये सामान्य बात नहीं है और उचित भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहा है। शक्तिशाली देशों द्वारा तख्तापलट करने और यहाँ तक कि विदेशी जमीन पर सरकारी नेताओं की हत्या करने तक के उदाहरण हैं। अमेरिका और इजराइल विदेशी भूमि पर अपने दुश्मनों को निशाना बनाते रहे। पत्रकार स्टैनली जॉनी कहते हैं कि गुप्त ऑपरेशन को गुप्त रखना होता है। अगर एक बार जब पर्दा खुल गया तो संकट भी आ सकता है। हालांकि अगर ऐसा संकट मित्र देशों के बीच आए तो वो आम तौर पर ऐसे मामलों को निजी तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये है कि ट्रूडो द्वारा निज्जर हत्या मामले में भारत के खिलाफ अपने आरोपों को पब्लिक में बोलने का फैसला एक राजनीतिक फैसला हो सकता है। सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा किया, या कनाडा के हितों के लिए, या किसी और की ओर से जो नई दिल्ली से बिल्कुल भी खुश नहीं है? वो आगे समझ आएगा। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में नाम आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष हत्यारे के रूप में सामने आ गया है। इसके अलावा कनाडाई पुलिस ने दावा किया कि वो खालिस्तान समर्थक नेता और भारत में आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में कनाडा में हुई हत्या से भी जुड़ा है और कहा है कि वो भारत सरकार से मिलकर काम करता है। जिसके बाद अब भारत में गोदी मीडिया के चैनल्स लॉरेंस को खालिस्तानियों का
काल बता रहे हैं। यानी कनाडा ने जो आरोप लगाया है उसकी पुष्टि गोदी मीडिया चैनल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को सनातन धर्म का रक्षक बताया जा रहा है। समृद्धि शर्मा ने एक्स पर लिखा है, मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी जब हिंदू समुदाय से कोई तथाकथित बॉलीवुडियों को चुनौती देने के लिए खड़ा होगा। हमारे नायक लॉरेंस बिश्नोई ने आखिरकार ये कर दिखाया है। एक्स पर यूजर डॉक्टर रामकिशोर सिंह ने फरमाया है, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म बॉलीवुड को जिहादियों से साफ करने के लिए हुआ है। हर जिहादी को इसकी कीमत चुकानी होगी। लॉरेंस एक असली हीरो है। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताया जा रहा है। आरएसएस का 5 जन भी लॉरेंस बिश्नोई को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद नई सरकार का गठन हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा 4 और मंत्री भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, जावेद डार, सकीना इट्टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा। हालांकि कांग्रेस ने कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। कांग्रेस नेताओं ने उमर कैबिनेट में शामिल न होने की 2 वजह बताई जा रही हैं। पहला तो यह है कि उमर सरकार में कांग्रेस 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन केवल एक ही दिया जा रहा था। दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। वहीं दूसरा ये कि कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 6 सीटें जीतने वाले के पास प्रदेश यूनिट के बड़े नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिले। एक किस्म से ये कांग्रेस का राजनीतिक प्रायश्चित माना जा रहा है। हालांकि सियासी एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कमलनाथ से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच बंद कमरे में 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। राहुल गांधी पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने लंच भी साथ में ही किया। पिछले 42 दिनों में दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले कमलनाथ और राहुल गांधी की 3 सितंबर को मुलाकात हुई थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कमलनाथ को महाराष्ट्र को लेकर कुछ जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में फिर सक्रिय हो सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में हुए संगठनात्मक बदलाव के बाद कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित कर लिया था। तो माना जा रहा है कि उपचुनाव में कमलनाथ दोनों सीटों पर प्रचार के लिए जा सकते हैं। अमेरिका ने अब इजराइल को एक चेतावनी दी है। अमेरिका ने एक पत्र के जरिए गजा में मानवीय सहायता की पहुंच बढ़ाने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है। ऐसा न होने पर अमेरिका ने अपनी मदद को रोकने की चेतावनी दी है। ये अभी तक इजराइल के लिए अमेरिका की सबसे सख्त चेतावनी है। हाल ही में इजराइल ने गजा के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हमले किए थे। कथित तौर पर इन इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, जिसके बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है। अमेरिका की लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि वो गजा के इलाके में बिगड़ती मानवीय हालत को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि उस क्षेत्र में भेजी जा रही लगभग 90% मानवीय सहायता को इजराइल ने या तो रोका है या फिर बाधित किया है। वहीं एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक इजराइल फिलहाल अमेरिका के पत्र की समीक्षा कर रहा है और वो इसे गंभीरता से ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरी लेबनान में किए गए इजरायली हमले की जांच करने की मांग की है। उत्तरी लेबनान में किए गए इजरायली हवाई हमले में 23 लोगों की जान गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस के मुताबिक ईसाई बहुल गांव एतो पर किए गए इजरायली हमले से मानवीय कानून को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई। लॉरेंस ने कहा कि इजरायली बमबारी में मारे गए लोगों में 12 महिलाओं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि बचाव कर्मी मंगलवार को भी एतो गांव में मलबे से शवों को बाहर निकाल रहे थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान के लिए $75 मिलियन की राशि दे चुके हैं। इस बात का पता सरकारी जांच में चला है। एलन मस्क ने जुलाई में ट्रंप पर हुए हमले के बाद उसको औपचारिक रूप से अपना समर्थन दिया था। हालांकि इससे पहले भी मस्क कई मुद्दों पर ट्रंप का साथ दे चुके हैं। हाल ही में पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप की रैली के दौरान मस्क भी शामिल हुए थे। महिला T20 विश्व कप 2024 में ग्रुप बी से साउथ अफ्रीका के बाद अब वेस्ट इंडीज की टीम ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। मंगलवार को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।
न्यूजीलैंड की टीम का भारतीय दौरा शुरू हो चुका है। इस दौरे का पहला टेस्ट मैच आज से बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इससे पहले बांग्लादेश की टीम ने भी भारत का दौरा किया था, जिसमें उसने 2 टेस्ट मैच खेले थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।